नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई 20-50 के फॉर्मूले पर सख्त हो गई है मध्य प्रदेश सरकार। 20-50 फॉर्मूले को लेकर आदेश भी निकाला गया है। क्या है फॉर्मूला? 20 साल की नौकरी कर चुके कर्मचारियों का परफॉर्मेंस चेक होगा। 50 की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों का भी परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा और परफॉर्मेंस के आधार पर ही भविष्य तय होगा। सीआर में 50 नंबर पाने वाले कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे, लेकिन 50 से कम नंबर और मेडिकल या अनफिट कर्मचारी बाहर किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य खराब होने पर 20 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट का ऑप्शन है, नहीं तो 25 साल की नौकरी पूरी होने पर सरकार ही बाहर का रास्ता दिखाएगी। कोरोना संकट से बिगड़ी वित्तीय व्यवस्था में 20-50 के फॉर्मूले की व्यवस्था और सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश निकाला है। तो सीआर में 50 नंबर वाले कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे और 50 से कम नंबर पर जा सकती है नौकरी। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा आपको रंजना के पास लिए चलेंगे। रंजना, क्या क्या क्राइटेरिया, कब से यह आदेश लागू कर दिया जाएगा, कब से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी? रंजना। जी ललित, बिल्कुल सामान्य प्रशासन विभाग ने अभी फिलहाल आदेश निकाला है जिसमें ये कहा गया है कि अब कर्मचारियों की जो परफॉर्मेंस है वो चेक की जाएगी। यानी बीते 20 सालों में जो कर्मचारी उन्होंने कितना काम किया है, किस आधार पर काम किया है, इसको पहले चेक किया जाएगा। यानी जो 20-50 का फॉर्मूला है वो तय किया जाएगा। यानी 20 साल की नौकरी के दौरान उन्होंने कितना काम किया है और उसके लिए उन्होंने सीआर के जो 50 नंबर है वो तय किया है। यानी अगर जो कर्मचारी सीआर में 50 नंबर लाता है तो वो सुरक्षित है, लेकिन जिनके 50 से कम नंबर आते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी है। और दूसरी तरफ जिन कर्मचारियों का स्वास्थ्य बार बार गड़बड़ हो जाता है, यानी बार बार वो छुट्टी पर चले जाते हैं, तो ऐसे में एक बार जो विभाग की तरफ से उनका चेकअप कराया जाएगा और फिर उसके बाद में 25 साल की नौकरी पूरी होने के बाद उनको जो है रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। यानी एक तो ऑप्शन उनके पास ये रहेगा कि आप खुद रिटायरमेंट ले लीजिए, और अगर आपने रिटायरमेंट नहीं लिया तो फिर विभाग आपका मेडिकली चेकअप करा के फिर आपको जो है रिटायरमेंट दे देगा, यानी नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा देगा। और इसके लिए जो 4 कैटेगरी हैं वो डिवाइड की गई हैं, यानी ABCD, और इन्हीं ABCD कैटेगरी के आधार पर ही जो नंबर है वो तय किए गए, यानी 5, 4, 3, 2। और इसी परफॉर्मेंस के आधार पर इन कर्मचारियों को तय किया जाएगा कि कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको लंबे समय तक आगे रखा जा सकता है और कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अब बाहर करने की तैयारी की जाएगी। यानी पहले जो नौकरी में 20 साल के सीआर के हिसाब से परफॉर्मेंस तय की, माफ कीजिएगा, पहले 3 साल का परफॉर्मेंस देखा जाता था, लेकिन अब नौकरी किए हुए 20 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर उनका ये क्राइटेरिया तय किया गया है। यानी सीआर के 50 नंबर उनके तय किए गए हैं। तो अब कर्मचारियों के लिए मुश्किलें जरूर है कि उन्होंने बीते 20 साल की नौकरी के दौरान कितना काम किया है और कितना काम नहीं किया है। यानी अगर किसी वो सीआर अभी भी, वो सीआर जो रिपोर्ट है या बुक है, वो अभी भी निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए शोषण का सबब है। ऐसी स्थिति में सीआर अब अगर कसौटी होगी तो दिक्कत फिर कर्मचारियों को जाएगी। जी बिल्कुल, अभी तो आदेश निकला है, लेकिन देखिए कि इस आदेश का विरोध भी जरूर होगा। यानी कर्मचारी संगठन मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। भूपेंद्र गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप चाहें तो अपना सवाल भी आप उनसे ले सकते हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, ये 20-50 का फॉर्मूला, नया आदेश जारी हुआ है सरकारी कर्मचारियों के लिहाज से, आपका रिएक्शन? देखिए, इस तरह के कई फार्मूले प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्व में भी किए गए हैं। BRS की योजनाएं आई हैं और जो है ये 20-50 का फार्मूला सबसे पहले राजीव जी भी सामने लाए थे। लेकिन इनको जब ये क्रियान्वयन के स्तर पर आती हैं तो वही सारी जो प्रशासनिक त्रुटियां दोहराई जाती हैं, जो प्रशासनिक त्रुटियों के कारण ये इस तरह के फार्मूले बनाए जाते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो वर्तमान स्थिति है, ये तो फार्मूला जो है आज से 30-35 साल पुराना फार्मूला है जी। आज 35 साल बाद इसको फिर से लागू करने की अगर सरकार सोच रही, किन परिस्थितियों में सोच रही है?
सिर्फ वित्तीय परिस्थितियों में हम जी। जो है मध्य प्रदेश के लोगों को ना तो रोजगार देने की स्थिति में, नौजवानों को, जी। और जो लोग रोजगार से लगे हुए उनका रोजगार भी हम जो है किसी एक फार्मूले के तहत रोजगार एक बड़ा पहलू है। भूपेंद्र गुप्ता साहब, वापस ले लेंगे तो प्रदेश की स्थिति क्या होगी? परफॉर्मेंस के एनालिसिस की कोशिश लेकिन कमलनाथ सरकार में भी हुई थी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये हमेशा ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन क्या ये आज परिस्थिति है? 7 लाख मजदूर हमारे प्रदेश में वापस आए हैं, 7.5 लाख मजदूर, उसमें से हम जो है 2 लाख को भी रोजगार देने की स्थिति में आज 5 महीने 4 महीने बाद नहीं है, तो क्या लोग भूखे रहेंगे? ये नई तरह की समस्या खड़ी करेगी, अराजकता, अपराध बढ़ेंगे, दुनिया भर की चीजें पर समस्या सामने आएंगी। इन चीजों पर जो है एक विस्तार से, और ये हर निर्णय को लागू करने के लिए हर समय परिस्थिति एक सी नहीं होती है। आज परिस्थिति क्या ये है, आज वैसे ही पूरा प्रदेश बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, भयावह स्थिति है, लोग अपने पूरे परिवार सहित कुएं में कूद के आत्महत्या कर रहे हैं, छतों से लोग जो है अस्पतालों के कूद जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में अगर आप लोगों के साथ ये फार्मूले को लागू करेंगे, मतलब आपका कहना है कि ये वक्त और ये समय ठीक नहीं है इस तरह की व्यवस्था का। एक बात, दूसरी बात क्या, इस पर विचार होना चाहिए और इस पर जो है एक व्यापक उसके आधार ऐसे निर्णय ले लिया जैसी चीजें नहीं हो सकती। बीजेपी की रीति नीति देखते हुए क्या इसके क्रियान्वयन को या इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी आपको कोई डाउट है गुप्ता साहब? देखिए, ये तो पूरी तरह से जो है देश को निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। रेल बिक चुकी है, एयरप्लेन बिक चुके हैं, आपके जो है पोर्ट बिक चुके हैं, सारी चीजें जो है, आप बचने क्या दिया देश में? बड़े बड़े हमारे नवरत्न संस्थान बिक रहे हैं। तो ये तो राकेश शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, जरा उनसे मैं रिएक्शन ले लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी गुप्ता साहब, मैं रोक रहा हूँ आपको प्लीज। राकेश जी, नया व्यवस्था 20-50 का फॉर्मूला, रोजगार जब सबसे बड़ी चुनौती बन पड़ी है, एक तरफ वेबिनार में रोजगार को लेकर आज चिंतन भी होना है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि 20-50 के फॉर्मूले को हम लागू करेंगे। जी राकेश जी। देखिए, सरकार अगर कोई नीति लागू करती है तो उस पर पूरी तरह से विचार करने के बाद उसे लागू करती है। जी। आज वरिष्ठ मंत्री परमार साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये किसी पे जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा। जी। इस पर पूरी तरह से विचार किया जाएगा और जब लगेगा कोई व्यक्ति इसमें पूरी तरह से आ रहा है तब उस पर लागू किया जाएगा। सरकार पूरा मौका दे रही है। आप देखिए कि पूरे साल के बाद उसका मेडिकल चेकअप करा रही है। अगर वो लगातार बीमार चल रहा है, वो लगातार ऑफिस नहीं आ रहा है और अगर वो आगे भी अनफिट है तो इसमें बहुत सारे क्लॉज हैं। ये आप सीधे नहीं कह सकते कि हम किसी को कह रहे हैं अराजकता की तरफ नहीं ले जाएंगी। राकेश शर्मा साहब, मेरा निवेदन ये है, देखिए आप इस बात को बड़ी गंभीरता से लीजिए। बड़ा सामान्य सी बात है कि सरकार किसी को जबरदस्ती नौकरी से नहीं निकाल रही है। जी। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए और यही बात मंत्री जी ने कही है। जी जी जी। किसी को भी जबरदस्ती नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ठीक। पूरी तरह से एक फॉर्म बनाया है। ठीक है, ये की बात, ये की पॉइंट मैं आपका रख ले रहा हूं कि किसी को भी जबरदस्ती नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। सारे क्लॉजेज हैं, सारे उसमें ऑप्शंस हैं। और आप थोड़ी देरी से जुड़े राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस रिएक्शन के लिए। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजना, आपका भी धन्यवाद ये अहम खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कोई नौकरी से जबरन नहीं निकाला जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। राकेश जी ने बात कही है। एक और अहम खबर अब इंदौर से। जाने माने शायर राहत इंदौरी, वो आए हैं कोविड-19 पॉजिटिव। ट्विटर पर खुद राहत इंदौरी साहब ने इस बात की जानकारी दी है। अरविंदो अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है और राहत इंदौरी ने एक अपील भी की है, इस पर बहुत गौर फरमाएं। राहत इंदौरी ने अपील की है कि उन्हें कोई फोन ना लगाए। ट्विटर और फेसबुक पर वो अपडेट देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। तकरीबन 70 साल के हैं राहत इंदौरी और प्रदेश, देश और दुनिया में शायरी और साहित्य में अदब से उनका नाम लिया जाता है राहत इंदौरी साहब। और अब खुद उन्होंने जानकारी दी है कि वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। और जिम्मेदारियां भी देखिए कि किस तरीके से हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। सतलज राहत हमारे सहयोगी भी हैं और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतलज, किस तरीके ट्विटर पर खुद राहत इंदौरी साहब ने ये जानकारी दी है, फिलहाल क्या स्थिति, डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी, इनका रिकवरी रेट तो बेहतर है, चूंकि उनके सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है उसके बाद एहतियात के तौर पर उनको आईसीयू में एडमिट कर दिया गया है
वो बात कर रहे हैं और डॉक्टर से, हालांकि दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन डॉक्टरों से लगातार बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि वो ठीक है और फिलहाल कंप्लीट टेस्ट कर रहे हैं। जी जी, उन्होंने अपील भी की है कि कृपया उन्हें फोन ना लगाया जाए। जी, जाहिर सी बात है, लोग उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग फिक्र भी करते हैं, उनको बात भी करना चाहते हैं, और इस वक्त उनको ऐसे हालात नहीं है कि सबसे बात की जाए। तो उन्होंने ये उन लोगों से गुजारिश की है कि वो अपने घर पे ही उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें और जल्द से जल्द वो सेहतयाब हों। वो खुद भी ये चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सतलज राहत साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे सहयोगी भी हैं, और राहत इंदौरी साहब उनके वालिद भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी और डबल हो जाती है, लेकिन जिम्मेदारी वो निभाते रहेंगे। और इधर राहत इंदौरी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट भी किया है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। और जिस तरीके से सतलज जिक्र कर रहे थे कि उनका रिकवरी रेट काफी अच्छा है, जिनकी शायरियां अपने आप में एक बूस्टर का डोज हो, उन्हें कोरोना क्या कर सकता है। खबर इंदौर से, बीजेपी के नेता ने कॉलोनी के लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। कम्युनिटी हॉल में 3 पार्टियां की गई हैं। दीपक छोड़वानी के परिवार के 19 लोग संक्रमित हुए। घर के आसपास कंटेनमेंट एरिया नहीं बनाया गया। कम्युनिटी हॉल में 3 पार्टी की गई। दीपक छोड़वानी के परिवार के 19 लोग संक्रमित हो गए। बीजेपी नेता ने कॉलोनी के लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। अब सवाल यही है कि जब कांग्रेस नेता या आम आदमी इस तरीके से कुछ करे तो तत्काल केस दर्ज हो जाते हैं। क्या इस बीजेपी नेता पर भी कार्रवाई होगी? और अब इंदौर से कोरोना अपडेट आपको दे दें। इंदौर में कोरोना के चलते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक 336 लोगों की जान कोरोना ले चुका है। 176 नए संक्रमण के मामले अब सामने आए हैं। अब तक कुल संक्रमण के मामलों की बात की जाए, ये 8,900 तक पहुंच चुका है यह आंकड़ा। इंदौर में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,500 के पार है। 2,563 इतने लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है और 6,000 के पार यानी 6,001 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे आपको उनके पास लिए चलेंगे। अरुण, ये अच्छी बात है कि कल का जो ब्लास्ट था उसके बाद आज का आंकड़ा कुछ कम नजर आता है, पर स्थितियां अब भी चुनौतीपूर्ण। और इन सब के बीच अगर इस तरीके की खबर आए कि कोई बीजेपी नेता पार्टी करता रहा और संक्रमितों की संख्या बढ़ गई, कंटेनमेंट एरिया नहीं बनाया गया, तो स्थिति और ज्यादा चिंताजनक। अरुण, बिल्कुल, देखिए, जो सबसे ज़्यादा संक्रमित शहरों में इंदौर शामिल है और ऐसे में इस तरह की लापरवाहियां बरती जा रही हैं कि बीजेपी नेता रक्षाबंधन पे पार्टियां करते रहे। वो अभी कॉलोनी के अपने जो उनका हॉल था, कम्युनिटी हॉल जिसको बोलते हैं, कॉलोनी में बना रहता है, उसमें वो 3 पार्टियां करते रहे। उनके 19 परिवार के 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनके घर को भी एसडीएम ने बंद नहीं किया, सील नहीं किया, ना ही कंटेनमेंट एरिया बनाया। ये भी बड़ी लापरवाही कही जाएगी प्रशासनिक तौर पर। अब पूरी कॉलोनी के लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने सैंपल की जांच करा लें, क्योंकि जो पार्टियां हुई उनमें कई लोग शामिल हुए थे। तो ऐसे में लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है, जिससे कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री इन सब की तलाशी जा रही है, उनकी जांच अब की जाएगी। हालांकि अब तक जो बीजेपी नेता हैं उन पर ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना ही उनके घर को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। तो ऐसे में सवाल यही है कि जो आम लोग हैं उनके लिए कुछ अलग नियम है और जो खास लोग हैं उनके लिए अलग नियम। ये सिर्फ आम लोगों और खास लोगों के नियम का मसला तो है ही, सही कह रहे हैं अरुण आप। पर ये जो 19 लोग हैं, ये जो खास लोग हैं जो संक्रमित हुए हैं, वो आम लोगों की जगह भी, आम लोगों की सहूलियत भी, आम लोगों की सुविधा के लिए जो बेड होंगे उन्हें भी कैप्चर करेंगे। जो सुविधा आम आदमी को मिलनी चाहिए उस पर भी अतिक्रमण होगा ये। अरुण,
बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि जब तुलसी सिलावट मंत्री हैं, उनको वो कोरोना पॉजिटिव आए थे तो उनके बंगले भी सील नहीं किए गए थे, वहाँ भी आवाजाही बनी रही थी। और अब ये दूसरा मामला आया है कि बीजेपी के जो नेता हैं, कारोबारी हैं, इनका बंगला भी सील नहीं हुआ, यहाँ भी कंटेनमेंट एरिया नहीं बनाया। और जब 19 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए तो जरूर ये बेड घेरेंगे और जो आम लोग हैं उनकी मुसीबत बढ़ेगी, क्योंकि इसी तरह की लापरवाही बरतने से संक्रमण बढ़ रहा है। और ये जो अस्पतालों के बेड घेर रहे हैं लोग, अगर ये थोड़ी सी सावधानियां बरतते तो शायद ये संक्रमित नहीं होते। तो एक तरह से ये जानबूझकर जान जोखिम में डालने का मामला है। और इन्होंने अपने परिवार की जान जोखिम में तो डाली ही, साथ ही जो आसपास के लोग थे, कॉलोनी के लोग थे, उनकी भी जान जोखिम में डालने का काम किया। और आम आदमी के हक पर एक तरह से ये अतिक्रमण है, बेजा कब्जा है, सो अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब रायपुर से छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको दे दें। रायपुर में भी कोरोना का कहर जारी है। पूरे छत्तीसगढ़ में अगर बात कर ली जाए ब्लास्टिंग सिचुएशन, ये पहली बार संक्रमण काल में पहली बार इतना बड़ा आंकड़ा आया है। 24 घंटे में 477 नए मरीज मिले हैं और इसमें रायपुर का आंकड़ा सबसे ज्यादा, 219 नए मरीज। कोरोना के चलते 3 लोगों की मौत भी हुई है 24 घंटे में। अच्छी बात यह कि 208 मरीज कोरोना को हराकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 3509 और कुल संक्रमण के मामले अगर देख लिए जाएं छत्तीसगढ़ में, ये पहुंच जाते हैं 12,625। अब तक 9,017 लोग कोरोना को मात देकर जीत चुके हैं, लेकिन 99 लोग इनकी मौत हो चुकी है। फिलहाल होटल, रेस्तरां और बार बंद कर दिए गए हैं। 19 अगस्त तक ये बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। और आम आदमी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। ट्रक जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनकी हड़ताल का आज है दूसरा दिन। रोजाना 400 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आज सभी परिवहन चौकियों पर हॉर्न बजाकर विरोध किया जाएगा। दोपहर 2 बजे 1 मिनट तक ट्रकों के हॉर्न बजाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। डीजल के दाम में मूल्य वृद्धि यानी वैट सबसे ज्यादा लगता है, उसे कम करने को लेकर, इसके अलावा 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ये जो ट्रक ऑपरेटर हैं ये हड़ताल पर हैं। तो ट्रक ऑपरेटर्स, ट्रक एसोसिएशन, इनकी हड़ताल का आज है दूसरा दिन। 3 दिन के हड़ताल का इन्होंने ऐलान किया है। और अगर मांगे नहीं मानी गई, सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बनती है, बातचीत नहीं हो पाती है सकारात्मक, तो स्थितियां आगे भी जाएंगी। देशव्यापी चक्का जाम की बात कही गई है। ट्रक जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। ब्रेक के बाद मुलाकात की बात। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। पार्टी में पुराने नेताओं की अनदेखी से नाराज चल रहे जोशी की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सिंधिया समर्थक विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही जोशी नाराज चल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जोशी को हराने वाले मनोज चौधरी अब बीजेपी में आ गए हैं। आत्मनिर्भर एमपी पर वेबिनार का आज चौथा दिन है। अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर आज मंथन होना है। देश के जाने माने विशेषज्ञ सुझाव देंगे, मंथन करेंगे। और आज के जो सत्र की शुरुआत होगी, इसका शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भोपाल आपको लिए चलते हैं सीधे। रंजना, अर्थव्यवस्था और रोजगार, बड़ी चुनौतियां। जी ललित, बिल्कुल कोरोना संकट काल के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और युवाओं को रोजगार देना, ये सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। और यही वजह है कि आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में आज इसी पर चर्चा की जानी है और इसी पर जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा। यानी कैसे औद्योगिक जो ढांचा है उसको मजबूत किया जाना है, कैसे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना, एक नई दिशा देनी है। तो दूसरी तरफ जो रोजगार की दिशा में कौन कौन सी जो नई योजनाएं हैं वो तैयार की जानी है। तो कैसे अर्थव्यवस्था को सूत्र करना, ऐसी बात को लेकर आज जो 4 ग्रुप में चर्चा की जाएगी। कृषि पर भी फोकस रहेगा, आर्थिक गतिविधियों पर भी फोकस रहेगा और इसके लिए जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा भी शामिल होंगे। तो वही नीति आयोग के सीईओ, चेयरमैन और नीति आयोग के सदस्यों के साथ जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा। यानी आज जिस तरह से कल वेबिनार
जी जी जी, चलिए मैं आपको रोक रहा हूं रंजना, वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रीवा से बड़ी खबर मिल रही है, तेज रफ्तार गाड़ी ने खड़ी जीप को टक्कर मार दी और टक्कर के बाद ये बेकाबू गाड़ी पलट गई है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की इस हादसे में मौत हो गई है, 3 लोग जख्मी हैं। हनुमना टोल प्लाजा की यह घटना है और सीसीटीवी में इस हादसे की तस्वीरें कैद हुई हैं। किस तरीके से पूरा हादसा हुआ ये देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सीसीटीवी में ये तस्वीरें सामने आई हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की हादसे में मौत हो गई है। खड़ी गाड़ी को पीछे से आ रही गाड़ी ने टक्कर दी और उसके बाद पलट गई। इसकी रफ्तार का अंदाजा लगाइए। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, रीवा के हनुमना टोल प्लाजा की यह घटना है। अर्पित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित, पूरी जानकारी। ये हनुमाना टोल प्लाजा की घटना है जहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी आ रही थी और उसमें एक खड़ी गाड़ी में ठोकर मार दी है, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष की मौत हो गई है। और घटना के सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें ये पूरी घटना साफ तौर पर सामने दिखाई दे रही है। अर्पित, टोल प्लाजा के इर्द आसपास इतनी तेज रफ्तार कि एक गाड़ी को आप टक्कर मार दें और अपनी खुद की गाड़ी बेकाबू हो जाए? जी, निश्चित तौर पर टोल प्लाजा में जैसा कि खड़ी वाहन रहती है और उस हिसाब से पीछे से आ रही तेजी के साथ आ रही वाहन पर कहीं न कहीं लगाम कसना चाहिए था और यह घटना अभी दुखद घटना है। जी, शुक्रिया अर्पित इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अर्पित हमारे साथ जुड़े हुए थे। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए, टोल प्लाजा के इर्द गिर्द बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर होते हैं, वहां पर किस तरीके से स्पीड बेकाबू हो सकती है। क्या गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था या ये आदतन लापरवाही का एक किस्सा है? ये तमाम बड़े सवाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।